तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी हम कवर करेंगे। हमारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उनको भी सारी चीज़ें समझ आ जाए, लेकिन उन पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले लें इस लेक्चर में, क्योंकि साइंस का टॉपिक उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है मुझे लगता है, लेकिन उनको चाहिए कि ज़्यादा ध्यान से अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि विलियम हार्वे इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया है। और आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन हमें किस लिए लगती है कि हमें बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स को मूव करना होता है। वो मूव हो जाते हैं फ्लूइड में, जिस फ्लूइड का नाम क्या है, ब्लड। और ये ब्लड किन के ज़रिए, एक चैनल्स के ज़रिए मूव होता है। उन चैनल्स का नाम क्या है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड को ब्लड वेसल्स के ज़रिए कौन मूव कराता है, दैट इज़ आवर हार्ट। ये कंट्रैक्टाइल पल्सेटाइल कंट्रैक्टिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट। यही हमारे ब्लड को मूव करा देता है। अब इतनी चीज़ें क्लियर है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आज हम हार्ट और ब्लड वेसल्स को फिनिश करेंगे। ब्लड के बारे में कल एक लेक्चर आएगा, उसमें ब्लड क्लियर होगा। अब ये हार्ट, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें हार्ट और सर्कुलेशन को दिखाया, लेकिन ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैंने प्लेन पेपर लिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को। देखिए यहाँ पे स्क्रीन छोटा होता है, इस पर लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरी तरफ से कोशिश, कहीं पे साइड पे लगता है टच तो स्क्रीन ही गायब हो जाता है, आ जाता है होम पेज, तो ये बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ पे पढ़ाना मेरे हिसाब से, आई थिंक, क्योंकि बोर्ड पे बहुत इजी है। बोर्ड पे आपको हाथ में मार्कर है, सामने बड़ा स्क्रीन है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिलीव मी। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन द बायोलॉजी, क्योंकि इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें चीज़ों को रटा नहीं लगा सकते जब तक कि थोड़ा सा डायग्राम में एक्सप्लेन ना हो। और डायग्राम बनाना इतने छोटे स्क्रीन पे और ये डिफ़िकल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हार्ट के बारे में। हार्ट आपको पता है ये हमारे थोरैसिक कैविटी में है, चेस्ट रीजन में है। डायफ्राम जो हमारा होता है, आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर हमारे लंग्स के दरमियान होता है, चेस्ट में होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है। और आपको पता है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स जो होते हैं इनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, या इनको एट्रिया कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। एक को एट्रियम कहेंगे, 2 को एट्रिया। जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई भी बात फजूल नहीं करूँगा, क्योंकि हर पॉइंट आपको कोई ना कोई पॉइंट बाद में मिलेगा। देखिए एट्रिया का दूसरा नाम ऑरिकल भी है, और एक को एट्रिया कहेंगे, एक को एट्रियम कहेंगे, 2 को एट्रिया कहेंगे। अब नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स, ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं ऑरिकल्स। समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम देखेंगे इसमें एक्चुअली 2 हेमिस्फीयर्स हमें लग रहे हैं। एक ये वाला, ये राइट हेमिस्फीयर है, और ये वाला दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट कैसे है ये, आप मोबाइल का स्क्रीन ले लीजिए, हाथ में मोबाइल को स्क्रीन आगे कीजिए और अपने चेस्ट के साथ टच कीजिए इसको, बैक ऑफ योर मोबाइल। आप देखेंगे राइट साइड में ये आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। जब भी आपको राइट लेफ्ट अपने हार्ट का देखना है ना, स्क्रीन को सामने कीजिए, बैक जो फोन का है वो अपने चेस्ट के साथ में लाइए, फिर देखिए राइट साइड कौन है और लेफ्ट साइड कौन है, दैट्स इट। तो अब राइट साइड में ऊपर वाला जो चैम्बर है दिस इज कॉल्ड राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और जो नीचे वाला चैम्बर है दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला चैम्बर है इट इज कॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे वाला चैम्बर जो है दिस कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑल टुगेदर इसमें कितने चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 हो गए, 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में। इतना क्लियर है। सो नेक्स्ट थिंग, अब ये चीज आप समझिए कि जो हमारा हार्ट है इसमें जो राइट साइड के 2 चैम्बर्स हैं, ये राइट साइड के चैम्बर्स में इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसी ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं इसमें प्योर ब्लड होता है,
प्योर ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ये चीजें समझ आ रही। अच्छा, इसमें क्यों इम्प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्लड बॉडी से आता है और बॉडी में ऑक्सीजन यूज किया होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड डाला होता है बॉडी की पार्ट से, और ये ब्लड जो होता है लेफ्ट साइड में ये हमारे लंग्स से आता है जहां ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यही चीज मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर्स, ये सपोज दिस इज आवर बॉडी, दीज आर आवर लंग्स, ओके। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बॉडी, सारी बॉडी में जो होता है इसमें एक्चुअली हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, बॉडी के टिश्यूज में, सेल्स में ऑक्सीजन को यूज करते हैं, हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो इस ब्लड में ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। अब ये ब्लड आते 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 यहां पे राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, ऊपर वाले चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड राइट आरिकल, राइट आरिकल में आता है। अब मुझे बताया इसमें ऑक्सीजन नहीं, इसमें क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यही इम्प्योर ब्लड चलते 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 प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजन ऐड होने के लिए कहां जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में क्या किया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा, भाई ले लो ऑक्सीजन, तुम्हें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो हमें, हम बाहर फेंकते हैं, और यही ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर दोबारा हमें हार्ट में आ जाएगा, हमारे हार्ट में आ जाएगा। आ रहा है ना? तो हार्ट में, लेकिन ये कहां पे आता है, लेफ्ट साइड में आता है, ऊपर वाले चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट आरिकल। लेफ्ट आरिकल में जब ये आ जाता है उसके बाद ये पंप किया जाएगा, ये आएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होके 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 ये सारी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होके ये सारी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अब मुझे बताइए, यहां पे बॉडी को जो सप्लाई हो गया, मुझे बताइए इसमें ऑक्सीजन था कि नहीं? यस, ऑक्सीजन था, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो बॉडी से सप्लाई किया गया हार्ट की तरफ, उसमें ऑक्सीजन था नहीं, उसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, वेरी गुड। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आ जाता है। और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ ले जाएगी, उसे हम आर्टरी कहते हैं। कोई भी वेसल जो हार्ट से ब्लड निकालती है और जो हार्ट की तरफ ब्लड लाती है, कोई भी वेसल, उसे हम क्या कहते हैं, वेन। याद रखिएगा, हार्ट के चैम्बर्स की तरफ कोई भी वेसल अगर ब्लड लाती है दैट इज वेन, अगर निकालती है दैट इज आर्टरी। ये जहन में डाल दीजिए। अब बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती हैं, एक्सेप्ट वन आर्टरी और टू आर्टरीज आई कैन से, जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं या प्योर ब्लड कैरी करती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। और बॉडी में जितनी भी वेन्स होती हैं, एक्सेप्ट टू टाइप्स ऑफ वेन्स, वो मैं बताऊंगा अभी, उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं या इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। ये चीजें ध्यान में रखिए। ये अगर क्लियर हो गया तो यहां पे ये एक्सेप्शन है क्या, कहां पे है ये, देखिए यहां पे अगर मैं ये हार्ट बना देता हूं, अगेन यहां पे हमारे लंग्स हैं, दिस इज आवर बॉडी। यहां से आपको पता है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आ जाता है, और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कोई भी वेसल अगर ब्लड लाती है हार्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड वेन। तो ये वेन है, वेन, इस वेन का खास नाम है, इट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन वो वेन है जिसमें लंग्स में ऑक्सीजन ऐड किया गया है, तो ये वो वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये एक एक्सेप्शन आ गई। दूसरा एक्सेप्शन वेन्स में
अम्बिलिकल वेन है। जब माँ के खून से बच्चे के जिस्म की तरफ पेट में जब होता है, हमें ब्लड लेना है लेकिन उसमें ऑक्सीजन होना है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए बच्चे को, उसके टिश्यूज़ को। तो वहाँ लेने के लिए जो वो वेन होती है उसको हम अम्बिलिकल वेन कहते हैं। माँ के हार्ट से या माँ के ब्लड से हम कह सकते हैं, जो निकल रही है, जो सॉरी माँ के हार्ट से, प्लेसेंटा से जो निकल रही है वेन और बच्चे की तरफ आ रही है, बच्चे की सर्कुलेशन की तरफ आ रही है, हार्ट की तरफ आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल वेन। तो वहां पे भी ऑक्सीजन चाहिए बच्चे को, तो वहां पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दीज आर टू एक्सेप्शंस, पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन। यहां पे अब देखिए, चलो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आ गया, और आपको पता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह पे जाएगा, बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, ये सबको पता है। अब बॉडी से होके ये वेन की तरफ, वेन में आएगा, वेन के जरिए आएगा राइट चैम्बर में, राइट आरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको हार्ट से ब्लड निकालना है। तो मुझे बताइए, ये ब्लड यहां से निकलेगा, अगर हार्ट से निकल रहा है तो इस वेसल को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड आर्टरी, दिस इज कॉल्ड आर्टरी। लेकिन मुझे बताइए, इस आर्टरी में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का ऐड हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का ऐड हुआ है। तो इसमें क्या है? दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। समझ आ रहा है? दिस वेन, दिस आर्टरी इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ऊपर स्पेलिंग लिखी है, यहां नहीं लिख पाएंगे। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या है? ये वो आर्टरी है जिसमें कौन सा ब्लड है? जिसमें इम्प्योर ब्लड है, बाकी सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये चीजें आपको समझ आ गई। इसी तरह से वहां पर भी अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं प्लेसेंटा के और बच्चे के दरमियान जो होते हैं, वो भी एक्सेप्शन एक रहती है, उनमें भी इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, आई नो। अब इसी डायग्राम में हम जाते हैं, जो पुराना डायग्राम है उसी में इन चीज़ों को देखेंगे। आपको मैं बताऊं, जितना हम एक्सप्लेन करते हैं ना चीज़ों को, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, वीडियो भी बड़ा बनता है। समझ आएगा, समझने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाता है, फिर आप ही कहते हैं आप लोग, ये थोड़ा बड़ा बन गया, वो हो गया। तो एक्सप्लेनेशन नीड्स द टाइम। सो नाउ यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ इस सारी फिगर को। ये देखिए, या ऐसे ही रखते हैं, ये देखिए, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लंग से होके पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहां पे वेन आर्टरी के जरिए ये बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, और बॉडी से ये वापस लाया जाएगा राइट एट्रियम की तरफ थ्रू वेन, और फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से होके ये लंग्स की तरफ जाएगा, जहां पे ऑक्सीजन को फिर ऐड किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। ये वही डायग्राम है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा डिटेल में लिखा है मैंने। ओके, सो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इसके बारे में आपको समझ आ गया। अब हार्ट की तरफ आ जाइए। हार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, अब जब हम हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलती है, हमें पता है ये आर्टरी होती है। सो आर्टरी होती है, याद रखिएगा। हार्ट से जो एक ही बड़ी आर्टरी निकलती है, पहले सबसे बड़ी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आयोटा, AORTA, आयोटा। ये बॉडी के लिए सप्लाई ले जाती है हार्ट से, सारी बॉडी के लिए, बहुत ही बड़ी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी। अब आयोटा से छोटी छोटी वेसल्स बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड आर्टरीज। क्या कहते हैं उनको? उन्हीं को हम आर्टरीज कहते हैं। और आर्टरीज से फर्दर छोटे छोटे वेसल्स बनते हैं, जिनको हम कहते हैं आर्टरियोल्स। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये ब्लड वेसल्स में क्या फर्क है। कैपिलरी के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना, वही समझा रहा हूं। तो आर्टरियोल्स, फिर आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं और यही बना देती हैं क्या? कैपिलरीज।
कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज का काम होता है कि हाँ भाई, हम वो वेसल्स हैं जिनसे आप सेल्स की तरफ न्यूट्रिएंट्स या बाकी सब्सटेंसेस एक्सचेंज करेंगे। तो यहां पे जो ये कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज, अब ये कैपिलरीज निकल रही हैं, ये कैपिलरीज जो होती हैं ये हमारी सेल्स से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती हैं। आयोटा से आर्टरीज, हार्ट से आयोटा से आर्टरीज, और आर्टरी से ये कैपिलरीज बन गई। अब ये कैपिलरीज ज्वाइन हो जाते हैं दूसरे साइड में, तो बनाती हैं छोटी छोटी, जिन्हें हम कहते हैं वेन्यूल्स। क्या कहते हैं? वेन्यूल्स। फिर ये वेन्यूल्स ज्वाइन हो जाते हैं तो थोड़ी बड़ी वेसल्स बनती है जिनको हम वेन्स कहते हैं, और ये वेन्स आपस में ज्वाइन होके बड़ी वेन्स दो बना देते हैं जिनको हम कहते हैं वेना केवा। तो सबसे बड़ी वेन्स क्या है? दोज आर वेना केवा। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? दैट इज आयोटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए। और आपको कहेंगे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स ऑकर्स थ्रू कैपिलरीज। क्यों कैपिलरीज के जरिए? क्योंकि कैपिलरीज जो होती हैं, जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह, इनमें एक्चुअली जो वॉल होता है ब्लड वेसल का, उसमें 3 लेयर्स होते हैं, 1 2 3 लेयर्स होते हैं। लेकिन कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती है, इसमें ऊपर वाले 2 लेयर्स होती नहीं है, इसमें खाली अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। याद रखो या ना रखो, एंडोथेलियम कोई नहीं, लेकिन एक ही पॉइंट याद रखो, कैपिलरीज में ओनली 1 लेयर होती है, और इससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन सेल्स एंड द ब्लड। ये चीजें समझ आ गई, आई नो। अब ये अगर क्लियर हो गया, अब हम इस डायग्राम पे आते हैं। इस हार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हार्ट को देखिए, ये हार्ट जो है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल और रिसीव्स ब्लड फ्रॉम किससे? लंग्स से, जो कि प्योर ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ये ब्लड, फिर होते होते ये जाएगा सबसे बड़ी आर्टरी में, दैट इज कॉल्ड आयोटा, सबसे बड़ी आर्टरी में। और यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहां पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व है। वाल्व का मकसद ये होता है कि ये 1 वे फ्लो ऑफ द मटेरियल करता है ना। यहां पे मटेरियल, ब्लड ऐसे फ्लो करेगा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, वापस नहीं जा सकता। ये वाल्व का काम होता है। एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड बाइकास्पिड वाल्व, और इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। समझ आ रहा है? और यहां पे वाल्व का मकसद क्या है कि वापस ब्लड ना जाए, ऊपर वापस ब्लड ना जाए। और यहां पे जहां ये आयोटा स्टार्ट होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, यहां पे भी एक वाल्व है और उसका नाम यहां लिखा है, दैट इज कॉल्ड सेमिल्यूनर वाल्व। दैट इज कॉल्ड सेमिल्यूनर वाल्व। और ये सेमिल्यूनर वाल्व जो आयोटा के दरमियान और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है, दिस इज कॉल्ड आयोटिक वाल्व, AORTIC, आयोटिक वाल्व। समझ आ रहा है? दिस इज कॉल्ड आयोटिक वाल्व। दिस सेमिल्यूनर वाल्व इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड आयोटिक वाल्व। ये क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे जब हम राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं, इनके दरमियान भी एक वाल्व है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। और यहां पे राइट वेंट्रिकल और जो यहां से पल्मोनरी आर्टरी जाती है, जो कि लंग्स की तरफ जाती है, यहां पर भी वाल्व होता है जिसको भी हम क्या कहते हैं? सेमिल्यूनर वाल्व। वहां पे लिखा है सेमिल्यूनर वाल्व, लेकिन इस सेमिल्यूनर वाल्व का नाम दूसरा भी है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। दिस इज आल्सो कॉल्ड आयोटिक वाल्व, क्योंकि आयोटा यहां पे है, यहां पे पल्मोनरी आर्टरी है। ये समझ आ गया। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब यहां से देखिए, बॉडी से जो ब्लड आता है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड, वो राइट ऑरिकल की तरफ आएगा। तो कैसे आएगा? बड़ी वेन्स के जरिए। जो बड़ी वेन्स 2 होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना केवा और दूसरी होती है इंफीरियर वेना केवा। दोनों को हम वेना केवास कहते हैं।
सुपीरियर वेना केवा का एक्चुअली काम है कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ये ब्लड लाती है और इंफीरियर का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, लेकिन डालते किस में है? राइट एट्रियम में। तो सबसे बड़ी वेन्स कौन है हमारी बॉडी में? दे आर वेना केवा। ये क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर। ये चीजें जब आपको समझ आ गई, दिस इज सर्कुलेशन। अब इसमें ये पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन जिसमें ब्लड जाता है कहाँ? लंग्स की तरफ और फिर वापस आ जाता है हार्ट की तरफ लंग्स को लेके, तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो वो सर्कुलेशन जहाँ पे बॉडी की तरफ जाता है ब्लड और बॉडी से वापस हार्ट की तरफ आता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये याद रखो ना रखो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया, कोई टेंशन नहीं है। सो मेन पॉइंट आपने सीख लिया कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना वो ये है कि देखिए हार्ट में जब हम देखते हैं इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, टफ मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर्ड, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट की कवरिंग। साइज़ की बात करते हैं तो एवरेज साइज़ 300 ग्राम्स का होता है। तो अबाउट जो हमारी मुट्ठी होती है ना, ये उतना होता है इस साइज़ इसका, और इट इज़ अबाउट 12 इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये वेरी भी होता है। हार्ट का साइज़ थोड़ा सा 300 ग्राम के आसपास वेट होता है इसका। जनरली जो मेल्स होते हैं उनमें बड़ा होता है थोड़ा सा फीमेल से। इसमें 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये क्लियर है आपको। और कार्डियक मसल्स जो होते हैं हार्ट में, स्पेशल मसल्स हैं, उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, स्पेशल मसल्स। कार्डियक कहीं पे भी पढ़ोगे दैट रेफर्स टू हार्ट, दैट रेफर्स टू हार्ट। और स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, और वो जो स्टडी इसकी करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सीखना है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। ये मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हार्ट जो होता है 2 किस्म का होता है। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है? देखिए एक ऐसा हार्ट होता है जिसमें हार्ट की एक्टिविटी, चाहे स्टार्ट करना हो हार्ट की एक्टिविटी या उसे रेगुलेट करना है, इंक्रीज डिक्रीज करवानी हो एक्टिविटी हार्ट की, उसकी कंट्रैक्शन वगैरह जो होती है। एक ऐसा हार्ट होता है जो होली एंड सोली, चाहे स्टार्ट करना हो, इंक्रीज डिक्रीज करनी हो एक्टिविटी, ये नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और ऐसे हार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। दूसरी ओर ये फॉर एग्जांपल एनालिडिस में ये हार्ट है, ठीक है, कुछ एनिमल्स में। ये हमारा हार्ट नहीं है। हमारा हार्ट और मोलस्क का एक ग्रुप है, उनका हार्ट, हमारा क्या है? इट इज मायोजेनिक हार्ट। इसमें क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज आवर हार्ट, ठीक है। हार्ट की जो स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी क्या है? इसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मतलब स्टार्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ दिस एक्टिविटी, कि होना है, कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना है। ये नर्वस सिस्टम पे नहीं डिपेंड करेगा, नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट में अपना ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुद ही एक्साइट करता है, एक्साइट होता है और हार्ट को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करा देता है, जो कि हार्ट में सिग्नल स्टार्ट करता है जिससे हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है सारे हार्ट के सारे चैम्बर्स। तो ये इनिशिएशन ऑफ द इंपल्स, इनिशिएशन ऑफ दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। आपको मैंने बताया होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलंटरी एक्शंस हमारी कंट्रोल करता है। मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे, रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं हो, बताऊँ। तो मैंने किया था कल वो कमेंट चेक, तो नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है, लेकिन इट डज नॉट स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। इसी तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे मैंने कहा था, वो एड्रेनालिन फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। बट एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट, स्टार्ट एंड इनिशिएशन ऑफ द एक्टिविटी, ये इस पे नहीं डिपेंड करता है, ये इस पे नहीं डिपेंड करता है, हमारे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम पे नहीं डिपेंड करता है। दे कैन रेगुलेट द रिदम ऑफ द हार्ट, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ये एक्टिविटी, लेकिन इनिशिएशन के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है।
सो आवर हार्ट इज कॉल्ड अ मायोजेनिक हार्ट. मायोजेनिक हार्ट, एक्चुअली हार्ट में कुछ, मायो रेफर्स टू मसल, हार्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू थोड़ा पोर्शन उसका मॉडिफाई हो जाता है वो एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा. देखिए यहाँ पे एक्चुअली मैंने बनाया डायग्राम, उस पर ही चलते हैं. ये देखिए, ये बनाया मैंने. ये हमारे 4 चैम्बर्स हैं, वही जो मैंने आपको अभी सिखाए थे. 4 के 4 चैम्बर्स हैं. देखिए यहाँ पे जो ये राइट एट्रियम है, इसमें इसके मसल कहीं पे वॉल में मॉडिफाई हो जाते हैं टू फॉर्म द एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था. एंड दैट एक्साइटेटरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड या सिंपल कहिए एस ए नोड. ठीक है. और ये नोड जो होता है ये एक्साइटेटरी होता है. इसमें आपको नहीं पढ़ना है वो डिपोलराइजेशन कैसे होती है हार्ट की, ये नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये एक सिग्नल भेजता है यहाँ भी और अपने इस चैम्बर को भी, क्या कि आपको कंट्रैक्ट करना है. क्योंकि हमें पता है कि इनमें से ब्लड इसमें लाना है, इनमें से ब्लड इसमें लाना है, और फिर जाके यहाँ से कहाँ भेजना है ब्लड को. तो इनकी कंट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इनकी कंट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन पहले ये कंट्रैक्ट होने चाहिए, उसके बाद ये कंट्रैक्ट होना चाहिए. पहले ये फिर ये जो ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसकी करनी है, इसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये एसए नोड. ये स्टार्ट यहीं से होता है. लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हमारा हार्ट एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे पंप करता है, ये एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है और पंप कैसे होता है. ठीक है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पे समझिए कि हमें पता है कि यहाँ बॉडी से जो ब्लड आएगा वो इस चैम्बर में आएगा और फिर होके इस चैम्बर में जाएगा, यहाँ से लंग्स की तरफ जाएगा, फिर लंग्स से होके इस चैम्बर में आएगा. ये वही डायग्राम है जो शॉर्ट में यहाँ लिखा है मैंने. फिर यहाँ आएगा इस चैम्बर में, फिर बॉडी की तरफ जाएगा. ये मूवमेंट होने वाला है. लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इसमें हार्ट वर्क कैसे करता है. हार्ट वर्क करता है ऐसे कि हार्ट के चैम्बर्स अल्टरनेटली रिलैक्स हो जाते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं. रिलैक्स्ड स्टेट में जब चैम्बर्स होते हैं उसे हम कहते हैं डायस्टोल. डायस्टोल क्या कहते हैं? डायस्टोल. डायस्टोल. और जब कंट्रैक्शन स्टेज में होते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टोल. क्या कहते हैं? सिस्टोल. तो हार्ट वर्क कैसे करता है, इसमें अल्टरनेटली चैम्बर्स जो होते हैं सिस्टोल करते हैं और डायस्टोल करते हैं. कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं. ये आपको ऐसे समझ आएगा. देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए. लेट मी टेक द कलर. ये देखिए, और ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स अल्टरनेट कौन कराते हैं? यही ऐसे नोड स्टार्ट करता है. फिर एक और नोड होता है, वो भी मसल थोड़े मॉडिफाई होते हैं, जो कि यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ दिस एट्रियम में होते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ मसल्स मॉडिफाई होते हैं, तो वो एवी नोड बनाते हैं. ऐसे नोड स्टार्ट करता है, एवी नोड फिर ये वेंट्रिकल्स की तरफ भेजता है. ऐसे नोड स्टार्ट करता है मैसेज, सिग्नल कि हाँ भाई तुम कंट्रैक्ट करो, दोनों ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करो. यह मैसेज जब एवी नोड की तरफ पहुंचती है, एवी नोड फिर बोलता है, थोड़ी देर के लिए रोकता है, बहुत ही कम टाइम के लिए. तो उसके बाद ये सिग्नल इन 2 चैम्बर्स को देता है, हाँ भाई अब तुम कंट्रैक्ट करो. ऐसा होता है कि ऐसे नोड से कंट्रैक्शन के लिए सिग्नल स्टार्ट हो गई, वो पहले इन 2 चैम्बर्स को कंट्रैक्ट कराएगा, ऊपर वाले को 2 चैम्बर्स. फिर मैसेज जब यहां तक पहुंच जाएगी एवी नोड की तरफ, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ना, इस नोड की तरफ जब ये पहुंच जाएगी तो ये नोड फिर सिग्नल किनको भेजेगा? जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स है वेंट्रिकल्स की तरफ भेजेगा. अब करना क्या है इसमें? ये रिलैक्सेशन या डायस्टोल और सिस्टोल या कंट्रैक्शन चैम्बर्स में अल्टरनेटली होती है. ये कैसे होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ. देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सारे चैम्बर्स पहली स्टेज में क्या होते हैं? ये डायस्टोल में होते हैं. डायस्टोल मतलब कि सारे रिलैक्स्ड स्टेज में है, कोई भी चैम्बर कंट्रैक्ट नहीं करता है. इस वक्त क्या होता है कि पैसिवली, फोर्सफुली नहीं, बड़े आराम से लंग्स से भी ब्लड आ जाता है इसमें और बॉडी से भी, क्योंकि यहाँ पे वाल्व नहीं है. आपको पता है यहाँ पे वाल्व नहीं है,
मैंने वालो आपको दिखाया है, एक मैंने यहां पे बताया वालो, यहां पे बताया वालो, यहां पे बताया वालो, यहां पे बताया वालो, है ना। तो सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, सारे डायस्टोल में होते हैं, रेस्ट रिलैक्स स्टेज में होते हैं। उसके बाद लंग्स से थोड़ा सा इसमें ब्लड आता है, थोड़ा सा इसमें ब्लड आता है, लेकिन ये ज़्यादा ब्लड नहीं होता है। इसलिए इन दो चैम्बर्स को क्या करना होता है, कंट्रैक्ट करवाना होता है, ताकि इसमें वो सारा ब्लड आ जाए। देखिए इसमें भी जब ये रिलैक्स स्टेज में होता है, यहाँ भी ब्लड चलता है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ भी ब्लड चलता है थोड़ा सा, यहाँ भी ब्लड चलता है, तो यहाँ भी ब्लड चलता है आहिस्ता आहिस्ता। तो चारों दोनों जगहों पे ये ब्लड थोड़ा सा चलता है, ज़्यादा नहीं बट कम क्वांटिटी में। अब इसको कंट्रैक्ट कराना है, सिस्टोल कराना है, तो सबके डायस्टोल के बाद हमें ऑरिकुलस का क्या करना है, सिस्टोल करना है, तभी हमें वेंट्रिकल्स में ये ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, जो भी इनमें बॉडी से या लंग्स से आ गया ब्लड। तो नेक्स्ट स्टेज में जो सिस्टोल होगा वो किसका होगा, ऑरिकुलस का सिस्टोल होगा। और उसके बाद अब यहां से बॉडी की तरफ भेजना है, लंग्स की तरफ भेजना है, और यहां से बॉडी की तरफ भेजना है। तो उसके बाद वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होगा। यहां पे थोड़ा हैफाज़ार्ड बन रहा है, एक मिनट। तो पहला पॉइंट यही देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट सभी डायस्टोल में है, कोई कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब पहला पॉइंट, ये ऑरिकुलस सिस्टोल करेंगे। डायस्टोल में यहां पे भी ब्लड आहिस्ता आ रहा है और यहां पे भी ब्लड आहिस्ता आ रहा है, लेकिन अब हमें यहां से लेके यहां ज्यादा ब्लड लाना है। जो इसमें पुअर हुआ है ब्लड, उसको निचले चैम्बर्स में फोर्सफुली लाना, मैक्सिमम ब्लड लाना है। तो उसके लिए क्या होगा, सिस्टोल होगा ऊपर वाले चैम्बर्स में, ऑरिकुलर सिस्टोल। और एक बार ऑरिकुलस का सिस्टोल हो गया, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलस का सिस्टोल हो जाएगा। मतलब कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे, ब्लड बॉडी और लंग्स की तरफ जाएगा। देखिए ये चीज़ें आपको अगर पूरा पीछे से आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये यहाँ पे हैफाज़ार्ड लग रहा है, लेकिन आपको समझ आ रहा है फिर। तो इसका मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होता है कि ये बॉडी और लंग्स की तरफ ये ब्लड जाएगा, फिर सारे वापस रिलैक्स हो जाएंगे। एक्चुअली ये पहले ही रिलैक्स हो जाता है, वो आपको समझना है। बस ये पॉइंट याद रखिए कि डायस्टोल सारे रिलैक्स स्टेज में है, फिर सिस्टोल होके, सिस्टोल से क्या होता है, सिस्टोल से पहले इसका सिस्टोल हो जाएगा, उसके बाद इसका सिस्टोल हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। इसके सिस्टोल से ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, इसके सिस्टोल से ब्लड बॉडी और लंग्स में जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ें जब हो जाती हैं, तो हार्ट के दो साउंड्स निकलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हाँ, स्टार्ट किसने किया ये सारा, ये कंट्रैक्शन, ये ऐसे नोड ने किया। तो इसीलिए हम इसको पेस मेकर भी कहते हैं। हम आर्टिफिशियल कभी कभी किसी में बोलते हैं तमिस्ट्रोक पेस मेकर, वो एक्चुअली यही ऐसे नोड डिसफंक्शनल होता है उनका, फिर उनमें आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, ठीक है, ऐसे नोड। और यहां पे एवी नोड जो होता है, इसे हम कहते हैं पेस सेटर, कि इसका मकसद है कि ये पहले कंट्रैक्ट करें, ये यहां पे गेटवे एक्ट करता है, ये ऐसे नोड, ये रोकता है थोड़ी देर के लिए, फिर इनको बोलते हैं चलो भाई अब आप कंट्रैक्ट करो, क्योंकि यहां से ब्लड अब इसमें आ गया। अगर उससे पहले ही होता कि ऑरिकुलस में ही अभी ब्लड था और वेंट्रिकुलर सिस्टोल करें, वो ठीक नहीं है। इसलिए एवी नोड थोड़ा डिले हो जाता है यहाँ पे सिग्नल का, ताकि जब ऑरिकुलस का सिस्टोल हो जाए और वेंट्रिकुलस में ब्लड पूरा आ जाए, फिर वेंट्रिकुलस कंट्रैक्ट करें। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो ये बहुत कम पॉइंट्स इस पे, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये मसला है माय डियर्स। अब यहाँ पे दो साउंड्स बनते हैं हार्ट के लिए, दो साउंड्स बनते हैं, एक होता है लुब, एक होता है दुप। ये कब बनता है, देखिए ये बनता है जब ट्राइकास्पिड लुब बनता है, जब ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व्स ये शट डाउन हो जाते हैं। आप मुझे बताइए ये वाल्व्स कहां पे हैं, देखिए यहां पे ये कब शट हो जाएंगे, जब ब्लड ऑरिकुलस सिस्टोल करते हैं, ये तो खुले हैं क्योंकि ये इस तरह से ब्लड एंटर करने देंगे नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स की तरफ।
लेकिन एक बार ऑरिकल्स ने सिस्टोल कर दिया, अब वेंट्रिकल्स सिस्टोल शुरू करते हैं, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो ये ओपन नहीं रहेगा, ये एकदम से शट हो जाएंगे और शट होने की वजह से इसमें साउंड निकलेगा। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिन करते हैं उस वक्त ब्लड फ्लो वापस ऊपर, ताकि ऊपर वापस ना जाए ब्लड, ये ब्लड बॉडी और लंग्स की तरफ जाए, ब्लड ऊपर ना जाए, उस वक्त क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व शट डाउन करते हैं, तो उससे पहला साउंड निकलता है हार्ट का, जिसे हम क्या कहते हैं, लिप, और दूसरा है धुप। अब यहां पे देखिए सेमिल्यूनर वाल्व्स कहां पे हैं, यहां पे ना सेमिल्यूनर वाल्व्स, यहां पे ये इनका क्लोजर होता है। ये सेमिल्यूनर वाल्व्स अगर हम देखें, सपोज दिस इज आयोटा, इसमें जो वाल्व है वो आयोटा की तरफ ब्लड लेने देगी, लेकिन वापस जब आएंगे ये ब्लड नहीं लेने देगी। तो यहां पे एक चीज आपको समझना है, लेट मी टेक द कलर, दिस इज आयोटा, दिस इज वाल्व। तो ये जब वाल्व तब क्लोज होगा जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल करते हैं, जब वेंट्रिकल्स खोल रहे हैं, ताकि यहां से भी ब्लड कोशिश करेगा कि वापस आ जाऊं मैं, लेकिन जब ये कोशिश करता है कि मैं वापस आ जाऊं, यहां पे जो वाल्व्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं भाई तुम वापस नहीं आ सकते हो, वाल्व इज क्लोज। और क्लोज जब इसका होता है, क्लोजर होता है, उस टाइम दूसरा साउंड निकलता है जिसे हम कहते हैं धुप। तो धुप कब निकलता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे। लुप कब निकलता है, जब सिस्टोल करता है वेंट्रिकुलस। धुप व्हेन द वेंट्रिकुलस डायस्टोल जब होता है तब सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, ताकि बॉडी और वो जो लंग्स की जो आयोटा होती है और पल्मोनरी आर्टरी होती है उनसे वापस से ब्लड ना आ जाए। ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है डिसऑर्डर्स जो होते हैं हार्ट के, ये आपके लिए क्वेश्चन रखूँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 पॉइंट से बता देता हूँ मैं। ये देखिए एंजाइना जो होता है, एंजाइना होती है चेस्ट पेन, जो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जो करोनरी हार्ट डिजीज़ होती है, करोनरी हार्ट डिजीज़ वो पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन उसमें क्या होता है कि वैक्सी सब्सटेंस जिसे हम प्लैक कहते हैं, वो जो हार्ट की अपनी आर्टरीज होती हैं। देखिए हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, हार्ट से ब्लड सब ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाता है, लेकिन हार्ट को अपने लिए भी सप्लाई चाहिए, अपनी बॉडी को, अपनी पार्ट्स को, अपने ऑर्गन को भी फंक्शन कराने के लिए। उस सप्लाई को हम कहते हैं करोनरी सर्कुलेशन। और वो आर्टरी जो हार्ट को अपने लिए लगती है, अपने आप को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए लगती है, उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ये पॉइंट याद रखिएगा, कोरोनरी आर्टरी। और कभी कभी इसी कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में कुछ वैक्सी सब्सटेंसेस अंदर से ऐड हो जाते हैं, तो फिर आगे जाके मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई, अपनी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो खुद को अच्छे से नहीं मिलता है, तो उससे चेस्ट में पेन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइना, या कभी उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस भी। इससे हाथ में भी पेन होती है, नेक में भी, आर्म में भी, जाज में भी, बैक में भी, कभी कभी ऐसा होता है। और दूसरा है कि हार्ट में एरिथमिया भी हो सकता है, कि हार्ट में जो रिदम है ना वो बराबर नहीं है। आपको पता है कि हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट करता है ना, ये आपको सबको पता है। और आपको ये भी पता है कि ये बीटिंग ऑफ द हार्ट, आपको हार्ट बीट और पल्स में फ़र्क पता होनी चाहिए। हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट का यही कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना। पल्स क्या होती है, वो जो वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी आर्टरीज में ब्लड ज़ोर से जाता है, और ब्लड जब उसमें ज़ोर से जाता है तो ब्लड उसमें फ्लो करता है, तो वहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं वो रिकॉइल करती हैं। आर्टरीज का एक्सपेंशन और रिकॉइल जो होता है वही पल्स होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो उसकी वजह से आर्टरीज एक्सपैंड करती हैं, जिनसे ब्लड जाता है, फिर वापस वो रिकॉइल करती हैं, तो वो जो उनका एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पल्स। और पल्स ज़्यादा आर्टरीज में फील कर सकते हैं, वो वेन्स में नहीं। इसीलिए जितना हार्ट के नज़दीक आर्टरी को हम टच करेंगे उस पर पल्स ज़्यादा फील होगा, जितना दूर लेंगे उतना पल्स कम फील करेंगे। तो ये चीज़ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अभी हमने कहा था, ये पेस मेकर जो ये ऐसे नोड है, ये रिदम बनाता है। ये रिदम किस तरह से बनाता है, 72 टाइम्स पर मिनट। तो इसकी वजह से हमारा हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। और अगर यही बीटिंग में ऊपर नीचे हो जाए, फास्ट, ये एरिथमिक हो जाए, फास्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं
टैचिकार्डिया, और अगर यही बीटिंग हमें स्लो हो जाए बॉडी में तो उसे कहते हैं ब्रेडाइकार्डिया, फास्ट हार्ट बीटिंग एंड स्लो हार्ट बीटिंग। और इसके बाद है हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क है, आप मुझे ये बताएगा। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और एलडीएल में क्या फ़र्क है, इनमें से हमारे लिए नुकसानदेह कौन है और फ़ायदेमंद कौन है, ये मुझे आप बताएंगे। एक और पॉइंट मैं अभी फास्ट आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी बॉडी में आपको पता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ही 5 लीटर लगभग करता है, पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। सो जितनी हमारी बॉडी में ब्लड है उतना ही ब्लड एक्चुअली 1 मिनट में पंप करता है हमारा हार्ट। और ये भी याद रखिएगा कि दिस 5 लीटर ऑफ ब्लड, दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में कितना ब्लड ये बाहर देता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ये ऑल टुगेदर मैंने सब कुछ कवर कर लिया इसमें, एक्सेप्ट एक पॉइंट और है जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एंड ईसीजी। देखिए हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, एक्चुअली जो ये ऐसे नोड से सिग्नल निकलती है, दिस एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो सिग्नल इसमें निकलती है फिर ये चलती है जाके एवी नोड में, फिर जाके सारे वेंट्रिकल्स को भी कंट्रैक्ट कराती है। ये जो इसमें सिग्नल चलती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज मेजर्ड बाय a procedure that is called electrocardiography, that is called ECG। जैसे हमने EEG पढ़ा, that was associated with brain, electroencephalography, लेकिन ECG is associated with heart। अब इसी तरह से ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं, तो आपको पता है कि वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड सारी बॉडी में जाएगा। वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे, जो वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, तो उस वक्त हमारी आर्टरीज में कितना प्रेशर डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो आपने जैसे देखा होगा कि हम किसी का अगर हम उसका ब्लड प्रेशर दिखाते हैं, हम बोलते हैं 120/80 mg, इट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं ना। तो ये क्या होता है, 120 क्या होता है, 120 इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो हमारी आर्टरीज में डेवलप करता है जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं और बॉडी की तरफ ब्लड पंप किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। 120 मिलीमीटर Hg है ना। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेज में होते हैं, उस वक्त जो हमारी आर्टरीज में प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में दो चीज़ें होती हैं, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 मिलीमीटर Hg। तो ये जो है इसमें 120, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और ये रिप्रेजेंट करता है, ये तब का प्रेशर है आर्टरीज में जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आर्टरीज में। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तब ये वाला प्रेशर होता है, दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है डाल सकते हैं ये क्वेश्चन आपको, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है नॉर्मल से, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।